हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। शुरू करें। इतिहासकार हैं और आपसे अच्छा इतिहासकार ब्यावर को शायद नहीं मिल सकता। आपका इतिहास आपकी नज़र में क्या कहता है कि तेजा मेले का इतिहास ब्यावर से कैसे जुड़ा हुआ है? ब्यावर भीलवाड़ा स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसको कर्नल चार्ल्स डिक्सन ने 1839 में बसाया। हमारे आसपास का जो क्षेत्र है वो पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पर ग्रामीण चारों तरफ रहते हैं। इनके लोक देवता तेजाजी महाराज थे। 1839 में जब डिक्सन ने ब्यावर बसाया था तब यहाँ के लोग इकट्ठे होकर के इनके पास आए कि जापना हमारा एक लोक देवता तेजाजी महाराज का मेला है जो आप बनाएं। उस समय डिक्सन साहब ने इनको कोई तवज्जो नहीं दी और 1839 में वो मेला किसी कारण से नहीं भर सका। यहाँ उस समय एक चमत्कार हुआ था कि डिक्सन साहब जहाँ भी जाते थे उनको चारों तरफ सांप ही सांप नज़र आते। घर में रहते तो सांप नज़र आते, ऑफिस में रहते तो सांप नज़र आते, रास्ते में चलते तो सांप नज़र आते। तो डिक्सन साहब बहुत भयभीत हो गए। उन्होंने देखा कि शायद मैंने इनको इनके मेले के लिए मना किया था, लोक देवता के मेले के लिए मना किया, शायद यही चमत्कार है। इसलिए उन्होंने अपनी गलती को माना और सारे आस-पास के गाँव वालों को इकट्ठा किया, नंबरदारों को, पल्लेदारों को, इनको और सबको, पटेलों को, सबको इकट्ठा कर करके कहा भाई मेरे से गलती हो गई, मैं अभी माफ़ी चाहता हूँ। अगले साल 1840 से आपका मेला मैं बड़े धूमधाम समारोह पूर्वक मनाऊंगा। तो ये तेजाजी महाराज का मेला ब्यावर के अंदर सन 1840 से 1856 तक डिक्सन साहब ने खुद ने 17 बार ये मेला बनवाया। उन्हीं की सारी देख रेख के अंदर ये मेला भरा। 1840 में डिक्सन साहब ने यहाँ तेजाजी का मंडप बनवाया और तेजाजी का मंडप बनवा करके विशाल मेला यहाँ आयोजित करवाया। तो जा रहा है ये 177वां मेला है। ये आज जो मेला भरा जाएगा ये 177वां मेला ब्यावर में भरा जाएगा। तेजाजी महाराज सुरसुरा में हुए थे, पनेर उनका ससुराल था, लेकिन ब्यावर में जो विशाल मेला ब्यावर में भरा जाता है तेजाजी महाराज का, शायद दूसरी जगह ऐसा देखने को मेरे को नहीं मिला। यहाँ का जो मेला है बड़ा ही शालीनता से, बड़ा ही मनोरंजन पूर्वक, बड़े ही उत्साह पूर्वक और अनुशासन पूर्वक भराया जाता है। तो ये तेजाजी का जो चमत्कार ब्यावर के अंदर जो देखने को है वो यहाँ के ग्रामीण लोग और यहाँ के जन जन की आस्था का एक प्रतीक है जी। इसीलिए ये मेला इतना भव्य मेला है कि जितने भी यहाँ के जितने हमारे श्रमिक लोग हैं, किसान लोग हैं आसपास के या दूर तक के, दूर दराज तक के, वो इस आस्था को यहाँ अपना नमन करते हैं, झंडा लाते हैं, झंडा चढ़ाते हैं, नाचते गाते और बड़े अपनी परंपरागत पोशाक में आते हैं और बड़े ही उत्साह के साथ यहाँ ये तेजाजी महाराज के थान के ऊपर आकर के ये अपना झंडा चढ़ाते हैं। ये जो तेजा चौक के अंदर मंदिर स्थापित हुआ है, ये मंदिर किसने बनवाया और तेजा चौक में ही इसकी परंपरा क्या कहती है, क्या इतिहास बोलता है? इसका इतिहास ये है कि डिक्सन साहब ने जब ब्यावर बसाया था जी, तो ये जो चांद टेकरी में जो चांद गेट है जी, ये पूरब की दिशा में नाला था जी, लेकिन ये नाला जो है नवारान चौपड़ तक ही सीमित है। उसके बाद में ये मैदान के रूप में आ जाता है। तो ये खुला मैदान था। अब ये जो ब्यावर बसाया गया था ये क्रॉस की आकृति पर बसाया गया था, इसलिए जो सूरजपोल दरवाज़ा बनाया गया था ये बाजार की सीध में न बना करके उसके दाहिनी तरफ की समानांतर गली की सीध में इसलिए बनाया गया था कि जब क्रिसमस को सूली पर चढ़ाया गया था तो उनकी गर्दन दाहिनी तरफ लुढ़क गई थी, इसलिए तो इस थीम के आधार पर जब वहाँ का जो चौगान था वो चौगान होने की वजह से
तेजाजी महाराज ने उसी को ही यथेष्ट स्थान समझा और वहीं उन्होंने मंडप बनवाया। मंडप बनवा करके उन्होंने ही ये तेजा मेला आरंभ किया था, जो तेजा मेला आज भी चला आ रहा है परंपरागत रूप से। यहाँ आसपास के जितने भी हैं सारे आसपास के गांव के लोग भव्य अपने देवता को नमन करने के लिए उस दिन आते हैं। तो ये मेला बड़ा भव्य है और इसमें चमत्कार भी है जी। ये भी सुना जाता है वासुदेव जी कि तेजा जी एक बार ब्यावर आए थे, उन्होंने यहाँ पर विश्राम भी किया था, तो क्या इतिहास के पन्ने ऐसा कहते हैं? तेजाजी महाराज, क्योंकि ये जो एरिया है हमारा जी, ये किशनगढ़ के पास में पनेर है, किशनगढ़ के पास में ही सुरसुरा है जी, आगे रूपनगढ़ से आगे जाकर के। अब सवाल ये उठता है कि हमारा जो क्षेत्र था ना मेरवाड़ा, उसका क्षेत्र नरवर लगता था। तो उत्तर में नरवर और पश्चिम के अंदर बवाईचा, ये दोनों ग्राम पंचायतें श्रीनगर की ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति की ग्राम पंचायत है। तो अगर देखा जाए तो ये क्षेत्र हमारा ही है, इसका आखिरी सीमा वहाँ तक लगती है। तो तेजाजी शायद यहाँ आए हो, हालांकि मेरे को ये जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सीमा वहाँ तक लगती है और वहाँ से ये दक्षिण में दिवेर तक है, उत्तर में नरवर है और पूरब में बघेरा है और पश्चिम में बवाईचा है। ये मेरवाड़ा की सीमा है और मेरवाड़ा स्टेट डिक्सन साहब ने बसाया था और डिक्सन साहब ने ही ये मेला आरंभ किया था। तो ये तो परिधि ठेठ वहाँ तक मेरवाड़ा की है। तेजाजी महाराज जरूर आए होंगे यहाँ और विश्राम भी किया होगा जी। ये भी है कि पहले जब मेला भरा जाता, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 1840 से शुरू हुआ, 177वां साल चल रहा है तेजा मेले को मनाते हुए। इन इतने सालों के अंतराल में आपने मुख्य परिवर्तन क्या देखा? जैसा कि आज 3 दिवसीय मेला भराया जाता है, तो क्या पहले से ही ये परंपरा चली आ रही है 3 दिन की, या पहले 1 दिन थी फिर 2 दिन हुई, ये क्या है? ऐसा था कि तेजाजी महाराज बड़े वीर और साहसी थे जी। वो जब अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गए जी, तो रास्ते में उनकी पत्नी की एक सहेली थी लाखा गुजरी जी, उनकी गायों को जो है चोर लोग, डाकू लोग लूट करके ले गए थे उठा करके। तो बड़ी दीनहीन भाव से उसने कहा कि मेरी गायों को आप लाके दो छुड़ा करके। तो तेजाजी महाराज जो है ससुराल तो गए नहीं और वो डाकुओं से लड़ने के लिए चले गए। डाकुओं से जो लड़ करके उनकी गायों को छुड़ा करके लाखा गुजरी को ला करके दी। लेकिन इस बीच में एक घटना घटित हो गई जी। बीच के अंदर एक सांप मिला बम्बी पर। उसने कहा मैं आपको डसूंगा। तेजाजी जो है वादे के पक्के थे, उन्होंने कहा भाई ऐसा है, मैं प्रण का बंधा हुआ हूँ, मेरा एक प्रण है वो पूरा कर लूँ, उसके बाद मैं आपके पास आऊँगा। तो उन्होंने जब वो गाय छुड़ा करके अपनी पत्नी की सहेलियों को संभला दी, तो वह बचनों से बंधे हुए थे, इसलिए वापस सांप की बम्बी पर गए। तो सांप ने कहा कि मैं आपको कहाँ डसूँ, आपके तो सारे शरीर में घाव है, मैं कहाँ डसूँ, आपका शरीर कहीं भी जो है स्वस्थ नहीं है। तब उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मेरी जीभ सलामत है जी, आप मेरी जो ये घोड़ी है लीलन, इससे बिलोना डाल करके और आप मेरी जीभ को डस लो जी। उनकी जीभ को डस लिया। नागराज ने पहले तो मना किया, लेकिन वो माने नहीं कि नहीं, तब उन्होंने डस लिया। अब वो जो पेमल थी उनकी पत्नी, वो बड़ी पतिव्रता थी जी। अब वो पेमल को जब मालूम पड़ा तो वो वहाँ स्थान पर आई और विलाप करने लगी जी। तो नागराज डरे, भयभीत हुए कि अब मेरे तो काल आ गया, अभी ये पतिव्रता अगर श्राप दे देगी तो मैं तो गया। तब उसने हाथ जोड़ करके विनती की कि मैंने मना किया था, नहीं माने, मेरा कोई कसूर नहीं है, आप मुझे जो श्राप मत दें। तब पेमल पतिव्रता थी, इसलिए वो भी जो है अपने पति के साथ ही जो है सती हो गई। सती होते समय उसने एक सारे जनता जनार्दन को एक आह्वान किया था कि आप भाद्रपद 10वीं के पहले 9वीं की रात को जागरण जरूर करना जी। तो ये जागरण भाद्रपद 9वीं को शुरू से ही चला आ रहा है और बड़ा ही समारोह पूर्वक जागरण होता है जी। उसके अंदर जो भी
भाग लेते हैं वो अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते हैं। तो ये भाद्रपद नम से जागरण से ये मेला चालू होता है जो बराबर लगातार चला आ रहा है। और 10वीं को जो है उसकी जोत लगती है और 11वीं जब 11स आती है उस दिन जलजूलनी 11स होती है। तो जलजूलनी 11स के दिन भी जो है ये मेला बराबर लगातार रहता है। तो ये मेला 3 दिन से लगातार ही चल रहा है। 177वां मेला भी 3 दिन तक लगातार ही चलेगा। अब सवाल ये है कि इस मेले की पहले सीमा लिमिट जी, जहाँ तक मैंने भी देखा इसको जी, तो ये 80 तक तो 75-80 तक तो ये मेला खाली तेजा जी के चौक तक ही सीमित था जी। तो वो झूले वूले जो ये डोलर झूले वगैरह आते थे ये भी आसपास में चक्री झूले भी वहीं लगते थे। और ये मिट्टी के बर्तन बेचने वाले व्यापारी आते थे वो भी अपनी दुकानें वहीं लगाते थे। जो कागज़ के खिलौने बनाने वाले बेचने वाले आते थे वो भी अपनी दुकानें वहीं लगाते थे। तो ये मेला वहाँ तक ही सीमित था सन 75 तक, 70-75 तक तो। लेकिन 70-75 के बाद में ये मेला सूरजपोल दरवाजे बाहर गया जी। सूरजपोल दरवाजे बाहर भी कहाँ तक गया कि ये जो मेला और चक्री वाले थे ये बाहर की तरफ गए। बाकी दुकानें सारी जो है यही तेजा जी के चौक में ही लगती थी। और जितने भी ये जो आपके जो ये जो खेल दिखाने वाले सर्कस वाले और हैं ये भी वहीं बाहर चले गए। ये सिलसिला 1990 तक रहा। लेकिन उसके बाद में इन्होंने ये सुभाष उद्यान में प्रवेश कर गया जी। सुभाष उद्यान पहले खाली शेर का था, वहाँ 10,000 पेड़ थे और खाली विश्राम के लिए और खाली आराम के लिए शांति के लिए ही वो जंतु वाले भी बनाया गया बना हुआ था। लेकिन क्योंकि क्या हुआ कि वहाँ कुछ पेड़ काट दिए गए और पार्क बना दिए गए तो इसमें प्रवेश कर दिया। तो वहाँ क्या हुआ कि जो राठी पवेलियन बना सन 60 के अंदर यहाँ, तो राठी पवेलियन पर ये रंगारंग कार्यक्रम करना चालू कर दिया इन्होंने जी। और झूले जो है वहीं कहीं आसपास में जो जगह थी वहाँ झूले बगीचे के अंदर लगाने चालू कर दिए। बाद में इन्होंने देखा कि ये तो माकूल जगह है, तो धीरे धीरे क्या है कि बाकी के भी पेड़ साफ करते गए और जगह पार्कों की बनाते गए। और ये मेला जो है भव्य रूप से इस बगीचे में आयोजित होने लग गया। तो ये मेला तो शुरू से ही बड़े भव्य समारोह पूर्वक रहता है, लेकिन उसका उस समय लिमिट थी, उस लिमिट में ही रहता था। और बाहर के जो ग्रामीण आते थे चारों तरफ शहर के अंदर चारों दरवाजे के बाहर जो है आराम से घूमते फिरते रहते थे, रात को ठहरते थे, उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। क्यों जो ग्रामीण थे तो वो तो खुले में ही रहते थे, तो उनको रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो मेला बड़ा भव्य रहता था। ये इसमें 4 चांद लगते थे। ये इंद्रधनुषी मेला होता था। क्यों कि यहाँ स्त्री और पुरुष, ग्रामीण और शहरी संस्कृति का मिश्रण था। शहर के लोग और गांव के लोग, शहर के लोग अपनी पोशाक में, गांव के लोग अपनी पोशाक में, तो ये एक शहरी और ग्रामीण संस्कृति का मिश्रण था ये। अच्छा, इसमें भी जो गांव के स्त्री पुरुष थे वो अपने अपने पोशाकों में आते थे, रंग बिरंगी पोशाकों में आते थे और रेशमी झंडे लाते थे, बड़े बड़े झंडे लेके आते थे। तो आप ये देखो कि इस मेले का तो आरंभ से ही भव्य शुभारंभ रहा है इसका। क्योंकि डिक्सन साहब खुद देवता थे। डिक्सन साहब ने अपनी जो है बड़ी इच्छा शक्ति से, मन भावना से इसको बनवाया था, इसलिए उनका ये सिलसिला बराबर आज भी चालू है। आज भी ये सिलसिला बराबर चालू है। और ये जो जितनी भी विषायती की मणियारी की दुकानें आती है, बाहर के गांव वाले आते हैं, ये बड़े शौक और चाव से आते हैं कि भाई मेले में हम तेजा जी के मेले में जा रहे हैं व्यावर, हमारे भाग्य हैं, सौभाग्य है कि हम वहाँ बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, वहाँ हमारी जो है अर्थचक्र चलेगा। और ये अर्थचक्र की जो धुरियाँ इतनी तेज चलती थी कि वहाँ आप ये देखो कि हर मेले में पार्टिसिपेट करने वाला हर व्यक्ति खुश रहता था कि भाई हमें तो बड़ा मज़ा हो गया, तेजा जी महाराज ने हमारे को तो टूट दिया, हमारा तो थोड़ी बढ़ दी, हमारा तो काम कर दिया। तो जो मन्नत मांगते थे वो मन्नत चढ़ाने आते थे।
और जो मन्नत जिनकी पूरी होती थी वो चढ़ाने आते थे, और जिनकी मन्नत मांगनी होती थी वो मन्नत मांगते थे यहाँ। तो ये सिलसिला आज 176 साल से बराबर चालू है। जी वासुदेव जी, जैसा कि इसमें आप बता रहे हैं कि पहले आसपास के लोग जो थे वो इस मेले से जुड़े हुए थे, अब ये दायरा बढ़ता गया है, ना सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश भर से लोग यहाँ आते हैं। तो ये सिलसिला कब से चला आ रहा है और कहाँ से लोग आपने यहाँ आते देखे, क्योंकि झंडे भी बाहर से आते हैं यहाँ पर? ऐसा है जी कि ये मेला 7 जगह बना जाता है जी। सबसे बड़ा तो मेला होता है हमारे अपने पनेर का होता है जी। सुना का होता है, टकार खूंडिया से भी मेला बना जाता है। अब ये मेला अलग अलग तिथि पर बना जाता है, इसलिए क्या है इस सभी मेलों के अंदर जितने भी यात्री है यात्रु है वो बड़े समारोह पूर्वक भाग लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पनेर का मेला और सुरसुरा का मेला, वहाँ के जो पंडित पुजारी और वहाँ के जो ट्रस्टी हैं वो भी आकर के यहाँ कहते हैं कि ब्यावर का मेला बड़ा विशाल मेला है, ऐसा मेला लाखों की तादाद में यहाँ जो यात्रु आते हैं, अब ये दर्शनार्थी आते हैं। तो ये मेला इसलिए हमारे को अच्छा लगता है कि यह एक खुला मैदान है, यहाँ इनको जो है सब तरह की व्यवस्था सुव्यवस्थित सुविधाएं प्राप्त है, और यहाँ जो अर्थचक्र चलता है व्यापार का मेले का वो बड़ा ही तेज़ी से घूमता है। तो इसलिए ये जो स्थान है ये मेले के लिए बिल्कुल ही व्यवस्थित और सुव्यवस्थित स्थान मेरे को मालूम देता है। इसीलिए ये मेला यहाँ बहुत ही शालीनता से और बहुत ही लाभदायक पूर्वक भरा जाता है ये। जैसा कि अपन को ये भी ज्ञात है कि कर्नल डिक्सन उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी और अभी भी प्रशासन वही प्रचलन चला रहा है कि पहले भी प्रशासन मेला भरवाता था, अब भी प्रशासन मेला भरवाता है। तो अंग्रेजी हुकूमत के समय क्या व्यवस्थाएं अलग थी, नियम अलग थे, या वही नियम वही परंपराएं अभी भी प्रशासन मानता? ऐसा है कि कर्नल डिक्सन अंग्रेज सैन्य अधिकारी थे, ये आर्टिलरी रेजिमेंट के कर्नल रैंक के अधिकारी थे। 1823 में जब यहाँ इन्होंने यहाँ की मेल जाति से लड़ाई लड़ी तो कर्नल डिक्सन भी उस लड़ाई में अपनी तरफ से थे। घटना ऐसी है इतिहास की कि इस छावनी के सरबराह कर्नल हेनरी हॉल थे, क्योंकि उनकी सदारत में ही ये लड़ाई जीती गई थी और इन्होंने यहाँ के जो 31 गांव जीते थे। तो इन्होंने एक नई केंद्रीय छावनी बनाई मारवाड़ और मेवाड़ के ऊपर नज़र रखने के लिए। लेकिन एक घटना ऐसी हुई कि अथूम खान जो बोरवा के खान थे उनको इन्होंने क्रिमिनल माना था। तो एक दफ़े वो हाजिरी भराने यहाँ नहीं आए तो कर्नल फौज लेकर के उनके किले पर पहुँच गए। अथूम खान ने किले से देखा कि कर्नल फौज लेके आ गया है, उन्होंने किले से फायर किया। हेनरी हॉल के बाएं टांग में गोली लगी, वो हैंडीकैप हो गए। तो हेनरी हॉल ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना इस्तीफा लिख करके दे दिया। ये घटना 1835 मार्च की। जब वो चले गए तो ये हमारे कर्नल चार्ल्स जॉर्ज डिक्सन अजमेर की मैगजीन के प्रभारी अधिकारी थे, 14 साल के जी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्नल चार्ल्स जॉर्ज डिक्सन को ब्यावर का पॉलिटिकल एजेंट, ब्यावर छावनी का पॉलिटिकल एजेंट मई सन 1835 में नियुक्त किया। अच्छा। अब डिक्सन यहाँ आए तो उनने थोड़ी उनकी फिजा बदली। उन्होंने कहा कि इन लोगों को हम तोप और गोली से, बंदूक की गोली से नहीं जीत सकते, इनके दिलों पर राज करेंगे, इनके दिलों को जीत करके। तो उनकी फिजा बदली। तो ये आए, यहाँ आकर के यहाँ के जो लोग थे, ये जो हमारा बिचड़ली गांव था जी, जहाँ ये गुजरों के 30, 40, 50, 60 घर थे, यहाँ इसके पास में ही इनसे जुड़ा हुआ जो है ये शाहपुरा भी गांव था जी। और ये एक हमारी ये तड़ाई थी जिसे बिचड़ली तड़ाई कहते थे गांव वालों की। और ये जो भैरू जी का खेजड़ा है यहाँ उनके शमशान थे। तो उन्होंने इनके सामने प्रस्ताव रखा कि आप जो है मुख्य धारा से जुड़ो। है आपने तो हमके लोगों को मारा है, हम आपसे कैसे एतबार करें।
कि आप कैसे एतबार करोगे। नहीं, हमारे साथ एक खून का रिश्ता कायम करो तो हम आप पे विश्वास करें, क्योंकि यहाँ की जवान उर्दू जवान थी जी। तो उर्दू जवान होने की वजह से उन्होंने क्या कहा, एतबार करो। तो आप हमारे साथ खून का रिश्ता कायम करो। तो उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ, अगर आप मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हो तो मैं ये कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हूँ। सब बलाड़ के छोटू का पठान थे, उनकी लड़की थी चांद बीबी, उनकी लड़की थी चांद बीबी जी। तो चांद बीबी से उन्होंने निकाह किया। अब उनका हृदय परिवर्तन हो गया था डिक्सन साहब का। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब ये छावनी वगैरह फौजी छावनी नहीं रखूंगा, यहाँ नागरिक बस्ती बसाऊंगा, मैं तो सिविल कॉलोनी जी। और इनको मुख्य धारा से जोड़ूंगा। तब इन्होंने 10 जुलाई सन 1835 में राजपूताना गजेटियर में एक नोटिफिकेशन जारी किया जी। कि आप लोग आइए, यहाँ आकर के बचिए, हम आपके जान माल की रक्षा करेंगे और हम आगे 10-15 साल तक आपको निःशुल्क व्यापार की सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। अच्छा। तब 1955 परिवारों ने ब्यावर में आकर के बसने की रजामंदी लिखित में कर्नल डिक्सन को दी सन 1835 में। जी। तब कर्नल डिक्सन ने कहा कि भाई ठीक है, इन्होंने दे दिया, ये तो अरावली की मध्य अरावली श्रृंखला है और यहाँ तो पहाड़ियाँ हैं, चारों तरफ और जंगल है, इसके बीच में मैं ये शहर बसाऊंगा, ये नागरिक बस्ती बसाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी पे बसाऊंगा। तब कर्नल डिक्सन ने अगले 100 साल की एक कार्य योजना बनाई और वो कार्य योजना बना करके उसको अमली जामा पहनाया, व्यवहारिक रूप दिया उसको। तो क्या किया उन्होंने, सबसे पहले तो किलेबंदी की। अब स्थान चुना कि भाई उत्तर के अंदर ये हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 है, अब इसके उत्तर के अंदर छावनी थी। उन्होंने कहा कि मेरा जो शहर है मैं दक्षिण की तरफ बसाऊंगा, इस मार्ग के दक्षिण की तरफ बसाऊंगा, लेकिन ये उत्तर के अंदर जो दक्षिण के अंदर ऊंचा था, टेकरी थी और नीचे ढलान था, तो ये पठार जो ढलवा पठार था जो उत्तर की तरफ ढलान में था। तब उन्होंने अपने फौजियों को लगा करके पहले लंबा चौड़ा मैदान करवाया, उबड़ खाबड़ जमीन को तुड़वा करके उनके खड्डे वड्डे भरवा करके मैदान साफ करवाया। उन्होंने कहा ठीक है। फिर केकड़ी से शिवलाल जी श्रीलाल जी महाराज को लेके आए, गुरुदेव मैं एक नया शहर बसाने जा रहा हूँ, आप मेरे शहर की सनातन विधि से पूजन करवा करके आधारशिला रखवाइए कि जहाँ अपना ठीक हूँ, मैं तैयार हूँ, चलो आए। उन्होंने कहा कि साहब ये जो है आप यहाँ कहाँ ये शहर बसाने जा रहे हो, ये तो खुला मैदान तो है नहीं, ये तो पठार है, या कैसे शहर, ये नाड़ा है। कि नहीं, मेरी छावनी और ये दोनों गांवों को जोड़ता हुआ शहर बसाऊंगा, मैं तो छावनी और शहर दोनों बस जोड़ूंगा, ताकि छावनी में भी सिविल कॉलोनी रहेगी। अब वो फौजी नहीं रहेगी, अब तो छावनी में भी सिविल कॉलोनी रहेगी। तब उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो धार्मिक चिन्ह है, किस धार्मिक चिन्ह पर इसको बसाया जाए, गुरुदेव बताओ। तो गुरुदेव ने कहा कि यहाँ अपना क्या बताएं आपको, यहाँ देखो सनातन धर्म का जो धार्मिक चिन्ह है स्वास्तिक होता है, वो होती है, कलश होती है, और आपके क्या ये ओम का चिन्ह होता है, ये तो माकूल नहीं है। यहाँ आपके धर्म का एक क्रॉस का चिन्ह जो है यहाँ लागू हो सकता है। तो चलो इसी पे तैयार हूँ मैं। तब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इस क्रॉस के चिन्ह पर मैं इसको बताऊँगा। अब शहर में प्रवेश करने के लिए एक द्वार होना चाहिए, जो प्रवेश द्वार शहर का कहलाएगा जी। तो उन्होंने कहा इधर छावनी उत्तर में और अजमेरी गेट के बाहर ये जो अभी ये जो तहसील है, यहाँ सेंट्रल जेल थी, राजपूताना की सबसे बड़ी सेंट्रल जेल थी, जहाँ बाहर के खूंखार कैदियों को रखते थे, 40 कोठड़ियाँ थी जी। तो उन्होंने कहा कि अजमेरी दरवाजे बाहर जो सेंट्रल जेल है, यहाँ से मैं शहर को शुरू करता हूँ, प्रवेश द्वार को, ये इधर दक्षिण के अंदर मेरा शहर बसाऊँगा। तो इन्होंने अजमेरी गेट को प्रवेश द्वार बनाया। जिस प्रकार हमारा घर बनाते हैं तो ड्योढ़ी बनाते हैं, ड्योढ़ी बनाते हैं और उसके दोनों तरफ पोखे बनाते हैं, मेहराब बनाते हैं, कबूतरी बनाते हैं, झरोके बनाते हैं, टोडे लगाते हैं सब जी। तो इन्होंने कहा कि भाई प्रवेश द्वार है ये तो शहर का, यहाँ तो मैं इसको जो है फोड़ बनाऊँगा, पोखे लगाऊँगा और इसमें मेहराब बनाऊँगा
तो ये प्रवेश द्वार होगा। और इस प्रवेश द्वार के गुरुदेव ने कहा कि प्रवेश द्वार के दाहिनी तरफ के गोखे के नीचे मैं आपके यहाँ आधारशिला रखूँगा पूजन करके। जी। तब 1 फरवरी सन 1836 की प्रातःकाल 7 बजे गुरुदेव ने पूजन करवा करके नया नगर की, नया शहर की आधारशिला रखवाई कर्नल डिक्सन के हाथ से। जी जी। तब से ये शहर स्थापित हुआ और आज तक चला आ रहा है और कई बदलाव इसने देखे हैं। मैं आपसे पुनः वहाँ पर आपके इतिहास की ओर ले जाना चाहता हूँ कि आप जैसा बता रहे हैं कि 1836 स्थापित हुआ, 1840 में तेजा मेला भरा जाने लगा और उसके बाद में हम अगर आज़ादी का इतिहास जानते हैं तो 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ। यानी अंग्रेजी हुकूमत के दौरान कई क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए कई तप किए, कई तपस्याएँ की, उसमें ब्यावर का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में तेजा मेले सर के बारे में कोई क्रांतिकारी जानता था? वही आ रहा हूँ जी, बताएं। ऐसा है कि कर्नल डिक्सन अंग्रेज नहीं थे जी, वो विशुद्ध हिंदुस्तानी थे। जी, वो विशुद्ध हिंदुस्तानी थे। उन्होंने कभी भी प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाया। अपने दाहिनी तरफ की मूंछ को नीचा रखते थे। पहले तो अंग्रेज मूंछ रखते ही नहीं थे जी, लेकिन ये कर्नल डिक्सन अपवाद थे। वो मूंछें रखते थे लेकिन उनके दाहिनी तरफ की मूंछ हमेशा नीचे रहती थी। उन्होंने कभी प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाया और उन्होंने कहा मैं ये जो ब्यावर बसाने जा रहा हूँ ये राजतंत्र की हैसियत से नहीं बसा रहा हूँ, मैं इसको लोकतंत्र की हैसियत से बसा रहा हूँ। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र शहर रहेगा, ये समाजवाद शहर रहेगा, यहाँ सब जाति धर्मों के लोग रहेंगे, सब में समान व्यवहार होगा। तो वो तो सर्वधर्म समभाव के प्रणेता थे। तो वहाँ राजशाही अंग्रेजशाही तो थी नहीं उस समय इनके सामने। तो जी, इन्होंने 1836 में शहर बनाया। 1837 के अंदर इसको जिला बनाया, ब्यावर जिला। बिल्कुल। हालांकि नाम तो नया शहर रखा था लेकिन आसपास में ये जो मतलब ये टेररिस्ट थी ना जी, लोग बाग जंगलों में रहते थे, करते थे, तो भय बना रहता था कि भाई इनको सुरक्षित रखें। तो सबसे पहले तो इन्होंने इसकी किलेबंदी की, किलेबंदी करके महफूज बना दिया इनको। अब इन्होंने साहूकारों को सबको बसा दिया, कर दिया। अब उन्होंने कहा कि भाई इन लोगों को जोड़े, तो इन्होंने इनसे संपर्क किया। तो इन्होंने कहा हम तैयार हैं, आपने हमारे साथ रसूखात कर लिया, अब हम आपके सब बात को मानने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने बाहर के लोगों से कहा कि भाई आपका जो चरागाह है, पशुपालन का काम है और आपके खेत खलियान के लिए जो आप साहूकारों से हमारे को कर्जा दिला रहे हो खाद बीज के लिए और उसके लिए, तो हमारी जोत को, डिक्सन साहब ने इनको कहा कि आपकी जोत को भी बेचने का मैं प्रबंध करूँगा। तब यहाँ ऊन की और ये कपास की मंडी चालू की इन्होंने। तो वो लोग जो है जोत भी यहाँ ला करके लेने लगे, साहूकारों से उनको कर्जा दिलाया। तो उनको बीज खाद के लिए जो है सबके लिए जब उचित व्यवस्था हो गई तो वो मुख्य धारा से जुड़ गए। तो उन्होंने कहा आप तो हमारे देवता हो, अब आप हमारे वो नहीं होगा, आपने हमारे लोगों को मारा, अब तो आप जो कुछ हमारे को कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं। तो कर्नल डिक्सन जो आप बात कर रहे हैं कि एक राजशाही थी जी, अंग्रेजियत थी, वो अंग्रेजियत यहाँ नहीं थी जी। कर्नल डिक्सन ने तो कह दिया मैं भी आपके साथ ही रहूँगा जी। जब शहर बसा लिया तो कर्नल डिक्सन ने देखिए आप कि चांद गेट की टेकरी पे 4 चीज़ें बनवाई। चांद गेट टेकरी पे बनाया, एक चर्च टेकरी पे बना, वो बाद में बना था, उनके टाइम में नहीं बना था। एक बंगला जिसमें वो रहते थे, जिसमें सत्यनारायण जो स्कूल चलाती थी, वो टेकरी पे बना। और हमारी मिशन स्कूल, बॉयज स्कूल भी टेकरी पे बनी हुई है। आप ये देखिए, ब्यावर और जयपुर में कोई फर्क नहीं है। जयपुर की थीम के ऊपर इसको बसाया। जयपुर में 7 घोड़ों से जुटे हुए सारथी के रथ की आकृति पर बसाया जी, क्योंकि 7 दरवाजे थे वहाँ, गंगापोड़, सूरजपोड़, घाट दरवाजा, सांगानेरी दरवाजा, नया दरवाजा, अजमेरी दरवाजा, चांद दरवाजा, और इनका सारथी था त्रिपोलिया दरवाजा। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो ये हमारा क्रॉस की आकृति है, तो क्रॉस की आकृति पर बसाएंगे। तो आप ये देखिए, क्रॉस की आकृति के अनुसार ही ब्यावर को बसाया। सबसे छोटी पट्टी पूरब की तरफ है, सूरजपोल दरवाजा बनाया। लेकिन सूरजपोल दरवाजा जो
क्रॉस का जो केंद्र बिंदु है उसको केंद्र बिंदु हमारा केंद्र चौपाटी बनाई, जिसको हम डिक्सन छतरी भी बोलते हैं बाद में। तो केंद्र बिंदु से पूरब में जो दरवाजा बनाया सबसे छोटी पट्टी, उसके बीच में एक चौराहा बनाया, उससे बड़ी पट्टी पूरब उत्तर में अजमेरी दरवाजा बनाया मुख्य बिंदु से, उसके बीच में 2 चौराहे, उससे बड़ी पट्टी आपके मेवाड़ी दरवाजा, तो उसमें 3 चौराहे बनाए, और चौथा जो चांद गेट है उसमें 4 चौराहे बनाए, कुल 11 चौराहे बनाए बाजार के। अब उन्होंने कहा ये 4 ब्लॉक बनाऊंगा मैं, 4, और इस 4 ब्लॉक में इन सबको बसाऊंगा मैं। तो इसी तरह से 4 ब्लॉक बना करके, क्यों कि देखिए ब्यावर की स्थिति भौगोलिक ये थी कि पूरब के अंदर जो ढलान था उसको तो बोला क्या, डिग्गी चौक। डिग्गी क्यों है कि ये डिग्गी चौक, ये खाई है ये, और उधर जो पश्चिम में जो ढलान था उसको नाडी बोला, तो उधर तो नाडी है और इधर है डिग्गी। तो उन्होंने कहा ये तो एक ब्लॉक तो हो गया डिग्गी, एक ब्लॉक हो गया ये जो गांव है हमारा बीचरली, एक ब्लॉक हो गया शाहपुरा, और चौथा ब्लॉक हमारा गोपाल जी का मंदिर है, इसलिए यहाँ ये गोपाल जी का जो ब्लॉक बनाएंगे हम। तो ये इन्होंने इस तरह से माकूल व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि भाई मैं अब बाहर नहीं रहूँगा, आप लोगों के साथ रहूँगा। तो अजमेरी गेट के अंदर जो आग्नेय कोण था, और अजमेर में तो राजतंत्र था, लेकिन ब्यावर लोकतंत्र पे बसाया गया था। तो यहाँ अंग्रेजियत तो थी नहीं, लेकिन अंग्रेजी राज था। तो बाह्य रूप से तो अंग्रेजी राज था, उनको जो है लोन वो लगान देते थे जी। लेकिन अंदर से जो है इनकी जो संस्कृति सॉफ्ट थी, डिक्सन साहब की कोई हार्ड नहीं थी संस्कृति जी। उन्होंने कहा तो ये बड़ा बियावान जंगल था। अब इन्होंने कहा कि यार ये मेवाड़ है और ये मारवाड़ है, और ये ब्यावर इससे जुड़ा हुआ है। क्रांतिकारियों ने देखा, 1805 की बात है, 1905 की, ये 1908 की बात है। हमारे बंगाल के वो महर्षि थे अरविंद घोष, वो ब्यावर पधारे। तो उनके साथ एक 20 साल का एक नौजवान भी था, उसका नाम था द्विजेंद्र नाथ नाग। तो वो यहाँ जो है राठी जी के मेहमान बने, फिर बाद में ठाकुर गोपाल सिंह जी खरवा के मेहमान बने। तो उन्होंने यहाँ की स्थिति देखी, शामगढ़ का किला देखा, यहाँ की हालत देखी। तो उन्होंने रास बिहारी बोस को कहा कि यार यहाँ तो जो है क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए बहुत माकूल जगह है। या अगर इनको क्रांतिकारियों को, भारत के सारे क्रांतिकारियों को अगर प्रशिक्षण दिया जाए, निर्देशन दिया जाए, तो बहुत अच्छी बात है, तुम आ जाओ देख लो। तो रास बिहारी बोस आए, उनको पसंद आ गया मामला। तो उन्होंने कहा ये भाई हम प्रशिक्षण यहाँ देंगे क्रांतिकारियों को। तो ठाकुर गोपाल सिंह जी खरवा ने यहाँ शामगढ़ के अंदर, किले के अंदर ये व्यवस्था कर रखी थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी आर्मी 1913 के अंदर उन्होंने यहाँ स्थापित कर दी थी। तो उन्होंने कहा ठीक है आप। तो वो जो क्रांतिकारी आते थे, उत्तरी भारत के आते, उत्तर भारत के आते थे, मध्य भारत के आते थे, बम्बई प्रांत के आते थे, पंजाब प्रांत के आते थे, बंगाल प्रांत के आते थे, सारे क्रांतिकारी प्रशिक्षण लेने यहाँ आते थे जी। यहाँ उनको क्या फ़ायदा हुआ कि प्रशिक्षण 4 दीवारी के बाहर लेते थे। वो तो इनकी जगह नहीं थी। जैसे शामगढ़ का किला, चिरंजीलाल भगत की बगीची, चांद दरवाजे बाहर जो आज शांति टावर कहलाता है, उनके जो नीचे जो आप देख रहे हो वो सारे नीचे तहखाने इनके किताबी ज्ञान के लिए थे और व्यावहारिक ज्ञान के लिए वहाँ थे। तो ये जो क्रांतिकारी को जब ये सरकारी ये अंग्रेजी सिपाही पकड़ने के लिए जाते थे, तो वो उनकी सीमा में चले जाते थे, मेवाड़ की सीमा में, मारवाड़ की सीमा में, वहाँ वो उनको पकड़ नहीं सकते थे, उनके नियम कायदे लागू होते थे। तो वो उनको महफूज जगह मिली यहाँ इनको, तो इसीलिए क्रांतिकारी यहाँ आने लगे। लेकिन हमारे इसका एक उदाहरण है कि अर्जुन लाल जी सेठी, जिनका आज जन्मदिन है, 137वीं जयंती है आज ही के दिन, सन 9 सितंबर सन 1880 को जयपुर में उनका जन्म हुआ था। तो वो क्रांतिकारी भारत की राष्ट्रपिता के जनक थे और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और मोहनदास करमचंद गांधी के सेतु थे, मध्यस्थ थे बीच की कड़ी। क्यों
कि बाल गंगाधर तिलक तो गरम दल के थे और मोहनदास गांधी नरम दल के थे। तो इन नरम दल और गरम दल के दोनों जो नेता थे उनके बीच की कड़ी थे और ये दोनों इनका सम्मान भी करते थे, अर्जुन लाल जी सेठी का। लेकिन जयपुर महाराज ने अर्जुन लाल जी सेठी को देश निकाला दे दिया जयपुर से 5 साल के लिए और दक्षिण में भेज दिया। लेकिन जब वो जेल काट करके आए तो उनको पूरे हिंदुस्तान में सम्मान हुआ और उन्होंने अपने कर्म स्थली जयपुर के अजमेर के अंदर दरगाह को बना लिया। उनके खादिमों के बच्चों को पढ़ाते थे। तो वो एक बार यहाँ आए तेजा मेले के ऊपर और उन्होंने अपना व्याख्यान दिया। उनका बहुत बड़ा समारोह पूर्वक किया व्याख्यान हुआ तेजा मेले पे। वो मेरे खास मैं बोल रहा हूँ वो तारीख उसमें है। तो वो जो तेजा मेला है, तेजा मेले पे ऐसे महान व्यक्तित्व है, ऐसे महान नेता है जिन्होंने तेजा जी को सबसे पहले नमन किया और उसके बाद में उन्होंने अपना काम शुरू किया। तो तेजा जी को तो वो लोग भी इतना मानते थे, आदर देते थे, सत्कार देते थे जैसे यहाँ के महाराजा दीक्षण देते थे। और यहाँ के तो सब बच्चा जन जन जो है उनकी आस्था का कायल है। क्यों कि पेमल ने कहा कि भाई भादवा सुदी नम को जो जागरण करो और दसम को आप कच्चे दूध नारियल और चूरमे का भोग लगा करके तेजा जी महाराज के प्रसन्न करो तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। वही सिलसिला आज भी लगातार जारी है। पेमल के जो उद्गार है वो आज भी लागू हो रहे हैं। तो ये तो बड़ी सच्ची श्यामला भूमि है। लेकिन बाद के अंदर सेठ कुंदनमल लालचंद ने इसका पक्का चबूतरा बना दिया और ये थान जो है इस टाइले वाइले लगा करके संगमरमर का ये बना करके, क्योंकि महालक्ष्मी मिल थी इनकी। तो उसके बाद में ये 1930 या 35 के अंदर इन्होंने ये पक्का बनाया। पहले ये कच्चा ही चबूतरा था और यही मेला कच्चे चबूतरे पे इसी थान पे लगता था। जगह वो की वही थी, बस उन्होंने उसके अंदर जो सुधार किया वो ये है कि संगमरमर के पत्थर लगा दिए और खूबसूरत बना दिया। बाकी तेजा जी की मूर्ति वही है जो ओरिजिनल में सन 1839 के 40 में जो लगाई थी वही मूर्ति है तेजा जी की, कोई रद्दो बदल नहीं है। अच्छा, इतने सालों में कोई चमत्कार आपकी नज़र में है जो तेजाजी महाराज का चमत्कार यहाँ लोगों को देखने को मिला? ऐसा है, ये तो बड़ा ही चमत्कारिक स्थान है जी। सांप के कांटे को जब तेजा जी के पहले तो यहाँ भोपे थे जी, उनको भाव आते थे और जो सांप का काटा हुआ होता था उसको यहाँ लाते थे और उसका विष उतारते थे और वो ठीक हो जाते थे। आते रोते हुए थे और जाते हुए थे हंसते हुए जाते थे। तो ये तो चमत्कारिक स्थान है आज भी। आज जो है इनके जो पुजारी हैं शायद साल में मेले के दिन ही आते हों, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि उनको इस आस्था के स्थान को 365 दिन ही कायम रखना चाहिए जोत को जी, ताकि ये बड़ा ही चमत्कारिक स्थान है मेरे लिए। तो मेरे को भी बड़ा चमत्कारिक स्थान लगा ये जी। क्यों कि ब्यावर बसने से बसाने के साथ में खाली एक ही ये स्थान है जो उस समय बनाया गया था मंदिर, और कोई मंदिर नहीं बनाया गया था, देवरा नहीं बनाया गया था। खाली एक दीक्षण साहब ने तेजा जी को ही हमेशा अपना सर झुकाया और उनको माना, हमेशा अपना देवता माना। तो ये तो बहुत ही आस्थावान स्थान है। चमत्कार इसके हैं। बाद के अंदर तो यह कई भोपे हो गए और उन्होंने अलग अलग स्थान बना लिए, लेकिन वो ये जो बबूती है वो यहीं से ले जाते थे जोत से। इसकी जोत जो है, इसकी जो बबूती है बड़ी चमत्कारिक है। इसकी बबूती बड़ी चमत्कारिक है। अगर आपके सर दुख रहा है तो सर के लगा लीजिए, आँख दुख रही है तो आँख के लगा लीजिए, ठीक हो जाएगी। हाँ, अभी भी अगर सांप का काटा हुआ है उसको जीभ पे लगा दो या उसको जो है बबूती थोड़ी चटा दो, ठीक हो जाएगा। तो ये तो बड़ा आस्थावान स्थान है जी। अब इसको जो है आजकल के आधुनिक युग के अंदर इसको मनाने लग गए, चलाने लग गए, नहीं तो पहले तो जो है ये बड़ा ही मतलब आस्था से जो है लोग बात जुड़े हुए थे। बिल्कुल। एक इतिहासकार की नज़रें क्या देखती है कि जो पहले की सनातन संस्कृति थी उस समय संस्कृति के समय ये मेला भरा जाता था और आज आधुनिक युग में ये मेला भरा जाता है, तो जो ये परिवर्तन हुआ क्या वो परिवर्तन अच्छा है या गलत? अगर गलत है तो आपके सुझाव क्या? ऐसा है जी
कि ये सारे धर्मों की आस्था नगरी है। जी। जैन धर्म, ईसाई धर्म, खालसा धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सब धर्मों की संयुक्त नगरी है। और सब धर्मी जाति के लोग एक साथ मिलजुल करके अपने अपने पारंपरिक उद्योग करते हुए साथ में रहते हुए बड़े ही सुख शांति से रहते थे। तो ये हुआ क्या कि 1857 का जब गदर शुरू हो गया तो लोगों में जागृति आई, सामाजिक जागृति भी आई, धार्मिक जागृति भी आई, पुनर्जागरण भी हुआ। तो ईसाइयों के साथ साथ यहाँ सन 1881 की 9 सितंबर को महर्षि दयानंद सरस्वती पधारे ब्यावर में, 15 दिन तक रहे यहाँ। उस समय श्याम जी कृष्ण वर्मा यहाँ के ग्रेट पैट्रियट थे, तो वो उनके शिष्य थे। तो एक दफ़ा घूमते घूमते जो है उनसे उन्होंने श्याम जी से प्रश्न कर लिया, श्याम एक बात बता, मेरे मन में एक शंका है, मैं इस ब्यावर नगरी में आया हूँ। ये ब्यावर इसलिए नाम पड़ा कि ये आसपास में ज़रा जंगली एरिया था, इसलिए कर्नल डिक्सन ने 2 शब्द थे अंग्रेजी के, बी अवेयर, तो वो घिसा पिटा होकर के ब्यावर, ब्यावर तो बोलचाल की भाषा में सही था, इसलिए उसको ब्यावर नाम पड़ गया ये। कि ये ब्यावर जो है, यहाँ ये सब जो लोग हैं अपने अपने कारोबार करते हुए बड़े प्रेम से रहते हैं, सारे जाति और धर्मों के लोग। क्या बात है, ये किस फरिश्ता का काम है जो इसने इसको बताया है, बता तो सही। श्याम जी ने कहा कि गुरुदेव, ये तो एक सैन्य अधिकारी थे अंग्रेज, कर्नल डिक्सन, उन्होंने बसाया, उनकी कोई मजार हो या उनका कोई यादगार हो जहाँ मैं जाके नमन कर सकूँ उनको। कौन बोल रहे हैं? ऋषि दयानंद। उन्होंने कहा जी ऐसा है, उनको दफनाया था ईसाइयों के कब्रिस्तान में, तो वहाँ उनका मजार बना हुआ है, तो आप चलो मैं आपको ले चलूँ। शाम ऐसा है, वहाँ तो कब्रिस्तान है, मेरा मन नहीं करता है। तो एक काम कर, ये जो भव्य चौपाटी है, मध्य चौपाटी है, मुख्य चौपाटी, इसके ऊपर इनकी आस्था का एक खुला झरोखा बना, जिनकी चारों दिशाएं प्राकृतिक हो, उत्तर पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, और हर मजहब का धर्म का आस्थावान इनको अपने आस्था नमन कर सके। कोई सूर्य को माने पूरब दिशा की तरफ मुंह करके नमन करे, चंद्रमा को मानने वाला पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके नमन करे, महामृत्युंजय देवता को मानने वाला दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके नमन करे, और जो कैलाश को मानता है, शंकर को मानता है, सप्तऋषि को मानता है, ध्रुव भगवान को मानता है, वो उत्तर दिशा की तरफ नमन करे। तो 1886 में यहाँ एक निर्माण समिति के तहत एक भव्य आस्था का खुला झरोखा संगमरमर का बनाया और उसे लोकार्पित किया। तब से ब्यावर फला फूला, खूब फला फूला, और इसका पूरी दुनिया में नाम हो गया। ये राष्ट्रीय स्तर की ऊन की और कपास की मंडी बन गई, और यहाँ साहूकारा व्यापार हो गए। 52 सेठ साहूकारा सेठाना शहर कहलाता था ये, और पूरे हिंदुस्तान में सरकार को रेवेन्यू टैक्स देने में अपन नंबर था उस ज़माने में, जबकि राजस्थान का तो कोई शहर था ही नहीं, और भारत के भी शहर थे तो गिने चुने थे, जैसे इंदौर था, फाजिल्का पंजाब था, कानपुर था, भावनगर राजकोट थे, इस तरह के शहर थे जिसके साथ में ब्यावर था। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे वो जो डिक्सन के देवरे को हटा दिया, तब से हमारी उल्टी गिनती चालू हो गई और हमारा ब्यावर वीरान हो गया। जो आबाद था वो ब्यावर बर्बाद हो गया, क्योंकि ये डिक्सन का देवरा था। हर ब्यावर का जो दुकानदार था सवेरे अपनी दुकान खोलने के लिए जाता प्रतिष्ठान, तो सबसे पहले डिक्सन छतरी पे चबूतरी पे चाबी रख के नमन कर करके और चाबी उठा करके जाके दुकान खोलते थे। ये 100 साल तक परंपरा कायम रही है, 1972 तक। लेकिन 1972 में जब इसको गिरा दिया गया, तो जहाँ हम धोख लगाते थे, हमारा सर झुकता था, वहाँ हमारे पाँव पड़ने लग गए, जानवरों के पाँव पड़ने लग गए, गंदगी रहने लग गई। तो ये जो हमारा जो संक्रमण है वो वहाँ स्थापित हो गया, और हम आज उसी की वजह से आज हम इस हालात के अंदर हैं। अगर आज भी वही देवता की इज्जत की जाए, पूजा की जाए, तो ब्यावर फिर वापस दुनिया के अंदर पहले नंबर पे आकर के खड़ा हो सकता है। ये मेरी मान्यता और विश्वास है।
क्योंकि जहाँ देवदोष हो गया वहाँ कोई फलीभूत नहीं हो सकता। देखो, देवता का काटा हुआ ठीक नहीं हो सकता, मनुष्य का काटा हुआ ठीक हो सकता है, लेकिन देवता का काटा हुआ ठीक नहीं। उसको तो भोगने से ही काम चलता है, भागने से काम नहीं चलता है जी। तो ये जो हमारा श्राप लगा हुआ है शहर को, वो शहरी बर्बादी का कारण है। यहाँ के राजनेताओं को अगर सद्बुद्धि आ जाए भगवान, फिर भी इन्होंने सन 5 के अंदर सद्बुद्धि आई, सन 72 से सन 5 तक 28, 35, 33 साल तक जब वो काठे परेशान हो गए तो 24/4 सन 2004 को 2.25 फुट नीचे इसी स्थान पर ताम्रपत्र रखा पुनर्निर्माण के लिए, और पुनर्निर्माण कर के 17 सितंबर सन 2005 को इसका भव्य लोकार्पण किया वापस। तब 2 साल तक ब्यावर वापस किया, फला फूला किसान, व्यापारी, मजदूर सब खुश थे। लेकिन फिर 13 जनवरी सन 2007 की रात को यहाँ बिना प्राण प्रतिष्ठा के चोरी छुप के मध्य रात्रि को जो मूर्ति लगा दी, उससे 2 दोष पैदा हो गए। पहले तो खाली एक देवता का ही था, एक देवी का दोष और पैदा हो गया। तो ये एक देवी की और एक देवता की, जो उन दोनों का अपमान हो रहा है, यही हमारी इसके लिए हमारा ये है। लेकिन फिर भी हर आस्थावान जो इस मेले में आएगा वो वहाँ भी रोक लगाएगा। पहले वहाँ रोक लगाएगा, फिर तेजा जी के जाएगा, क्योंकि रास्ता ये चांद गेट से है तेजा जी के थान का। तो तेजा जी का थान तो भव्य और प्रसिद्ध रहा है शुरू से, आरंभ से, क्योंकि डिक्सन का बनाया हुआ था ये, और वो डिक्सन का बनाया हुआ देवरा एक ही है, बाकी डिक्सन ने कुछ नहीं बनाया। ये आपके चर्चवर्थ डिक्सन ने नहीं बनाई। उनके तो 25 जून 1857 को उनका निधन हो गया था। ये तो बाद में 3 मार्च सन 1860 में बनी, ईसाइयों ने बनाई। आप जनता को आपका कोई संदेश तेजा मेले को जो सुझाव है, मेरे सुझाव यहाँ कुछ बड़े उपयोगी हो सकते हैं जी। ऐसा है कि उस जमाने में तो जनसंख्या भी कम थी जी। इस समय ब्यावर की जनसंख्या कम से कम 3 लाख है जी, और आसपास के गांवों की जनसंख्या 6-7 लाख है। 300-400 गांव आसपास के लगते हैं यहाँ, और वो सारे यहाँ इस मेले में आते हैं। तो इसकी व्यवस्था जो है बड़ी माकूल होनी चाहिए, पानी के लिए, उनके ठहरने के लिए, उनके आने जाने के लिए, यातायात के लिए, और यहाँ के उनके मेले के अंदर जो है आराम से मेले में घूम सके, तेजा जी के महाराज के यहाँ धूप लगा सके, ऐसी माकूल व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। क्योंकि हमारा ये जो तेजा जी का थान है ये शहर के बीच में है और आसपास में कई जगह नहीं है जी। तो ये अब 2-3 जगह चरणों में इसको विस्तारित किया जाना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि विजयनगर रोड पर, मसूदा रोड पर, तो हमारे यहाँ जो चारों तरफ 8-10 जो रोड हैं, इन रोड के ऊपर इनकी व्यवस्था होनी चाहिए अलग अलग। जैसे हमारे डूंगरी का रास्ता है, जैसे मसूदा का रास्ता है, विजयनगर का रास्ता है, ये पदावतों का नोरा और बंसी भवन और ये खिमसरा का जो ये टावर है, इसी नोरे में रहते थे। जनता के बीच में ही रहते थे, इसलिए जनता के दुख दर्द में 24 घंटे काम करते थे वो। तो हमारा ये जो मेला है बड़ा आस्था का मेला है। आपके अजमेरी दरवाजे बाहर, चांद दरवाजे बाहर, सूरजपुर दरवाजे बाहर, मेवाड़ी दरवाजे बाहर, चारों तरफ ये जो बाहर से आने वाली जनता है उनके ठहरने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए प्रशासन को, और इनको अच्छी तरह भव्य रूप से इसको भरवाना चाहिए, यही मेरा कहना है।